हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी यार? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक दो बातें मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा यार। आज ये क्लास 12th वालों के लिए ही है। उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को, ये हो सकता है फर्स्ट पार्ट रहे, उसके बाद एक और आपका पार्ट मिल जाए, 2 पार्ट्स में ये लेक्चर हो जाए, या फिर ये 3 पार्ट में भी हो सकता है ये चैप्टर आपको कवर कराया जाए। अब वो समय नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल से सारी चीज़ें करें। हमारा फोकस रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लोग सबसे पहले कवर करें, फिर आपके पास जो भी चीज़ें बचती हैं फिर आप उसको कवर करें, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अभी एक बात बहुत ध्यान से समझो, इस चैप्टर में अपने पास क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सबसे पहले देखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये आप विषय सूची देख सकते हैं अपनी कि यार ये चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपकी परिभाषा वाली स्लाइड है। उसके बाद मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा। फिर लिगेंड क्या होता है, समन्वय संख्या क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या है। फिर मैंने कुछ यहाँ पे आपको दे रखे हैं नाम, जिसमें आपको इनकी संयोजकता संख्या भी मिल जाएगी, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या भी मिल जाएगी, और कुछ ये भी हैं और ये दो। हाँ, फिर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी आपको सिखाएंगे, कुछ उदाहरण भी देके छोड़ेंगे, कुछ अदर से चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेंगी। फिर संयोजकता का वार्नर सिद्धांत, इसके भी 2 पार्ट हैं, वो भी देखेंगे। वार्नर का सिद्धांत जो है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, फिर इनके IUPAC, ये सारी चीज़ें हैं अपने पास। मतलब काफ़ी बड़ा मटेरियल है, ठीक है। काफ़ी बड़ा मटेरियल है, काफ़ी वाइड मटेरियल है, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है और काफ़ी मैंने अच्छा सा आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कंटेंट भी कवर कराया है। अब ध्यान से सुनो इसमें हम क्या क्या कवर कराएंगे आपको वो भी समझो ज़रा। एक बहुत ध्यान से समझो, मैं इस चैप्टर में आपको उस तरीके का कंटेंट दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2026 में जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके अनुसार, तो उसमें आप ये समझो कि IUPAC नाम जो है, IUPAC, ये जो नाम पूछे जाते हैं ना इस चैप्टर से, वो ज़्यादातर हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे IUPAC नाम में ही पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन सीधा सीधा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या फिर प्लस में, या ऑब्लिक कर दो, प्लस ना करके ऑब्लिक कर दो, समन्वय संख्या रहेगी। या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के परिप्रेक्ष्य में। तो ये अगर क्वेश्चन बन गया तो यहां से 1 नंबर हो गया, 1 मार्क्स यहां से हो गया। अब मान के चलो अगर IUPAC नंबर में मार्क्स, IUPAC नेम में 1-2 नंबर कम हो गए, तो फिर एक छोटी सी कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा पूछ लेगा, एक छोटी सी कोई डेफिनेशन, यानी कि कोई परिभाषा पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा। ये पैटर्न रहा है, ये पैटर्न रहा है, ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया है अपने द्वारा। ये पैटर्न यार हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया है। या तो IUPAC पूछ लेगा, नंबर मैंने बताए हैं, फिर ऑक्सीकरण और समन्वय संख्या में से एक चीज ही पूछी जाएगी, तो एक वो पैटर्न हो गया। फिर कोई भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये 3 चीजें आती हैं बोर्ड एग्जाम में। जब सर ये 3 चीजें ही आती हैं, तो हमारी जो तैयारी है ना, जो हमारी प्रिपरेशन है, वो इनके ही अकॉर्डिंग रहेगी। हमें इन्हीं तीनों चीजों पर अधिक फोकस करना है, इन्हीं तीनों चीजों पर अधिक फोकस करना है। क्योंकि जब मैंने सिलेबस बताया था और बोर्ड ने भी ये बता के रखा है कि किस चैप्टर से हम कितना पूछेंगे, तो इस चैप्टर से जब बहुत पूछेगा तो 7 से 8 नंबर का ही पूछेगा, 7 से 8 नंबर का ही पूछेगा। लेकिन 1-2 बार ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि ना तो उसने IUPAC नाम पूछे, ना ऑक्सीकरण संख्या पूछी, ना कोई छोटी मोटी परिभाषा पूछी। क्या पूछ लिया, सीधा सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में, सीधा सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में, ये वाला। और हो सकता है इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको क्या रख दे, इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उसने 2 नंबर या 3 नंबर के IUPAC भी रख दिए। कभी कभी यह परिभाषा, यह थ्योरी भी देखी गई है, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका है, और मतलब हमारा मतलब तुम लोगों का,
मतलब जो तुम लोग पढ़ोगे वो इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी इसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको मेन चीजों को हिट करना पड़ेगा, मेन चीजों को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो तो वो लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पे हरिसरनन लर्निंग हब में केमिस्ट्री में बच्चों को क्या क्या चीजें दी हैं और किस तरीके से बच्चों ने उसका पूरी तरीके से बहुत अच्छे से सदुपयोग किया है और टेक्निक को उन्होंने फॉलो किया है और बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन भी किए हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े और अब हम लोग पहली डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने शुरुआत में ही हवाबाजी कर दी, बता दिया आपको सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आपको ये स्पीड धीमी लगे तो इसको 2x में देख लेना जरूर, लेकिन देखना पूरा इस वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब करने की मैं कह नहीं रहा, इस चैनल को बस विजिट कर लेना एक बार, कंटेंट देख लेना कि किस लेवल का किस तरीके का मिल रहा है। आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करके जाएंगे तो देख लेना एक बार चैनल को खोल के क्या क्या पढ़ाते हैं सर। बस चलो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि उपसय संयोजन संख्या होती क्या है या उपसय संयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो उपसय संयोजन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक या अधिक लिगेंड उपसय संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसमें ये 2 पॉइंट मैंने जो नीचे डाले हैं ना, इनको भी ऐड कर लेना। ये 2 पॉइंट जो मैंने नीचे डाले हैं इनको भी ऐड कर लेना। तुम कैसे करोगे? और ये यौगिक काफी जटिल संरचना के होते हैं, काफी जटिल, इसके ऊपर लिख देना संरचना, काफी जटिल संरचना के होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता के मध्य उपसय संयोजन बंध होता है। उपसय संयोजन बंध, ये कौन सा बंध है सर? उपसय संयोजन बंध इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन दाता जो कौन होगा उसको ही हम लोग लिगेंड कहेंगे। अब इसको समझते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से समझो, इसको समझते भी है, इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। देखो जरा, इसको मैंने साइड कर दिया है और मैंने यहाँ पे एक वाइट पेज ले लिया है। इसमें देखो जरा यार, जब भी हम किसी भी तरीके का, 2 चीजें होती हैं जब भी हम कुछ भी देखें, जैसे हमने देखा HCl लिखा, तो यहाँ पे इसमें से एक होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा और एक होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर मान के चलो यहां से यहां की ओर ट्रांसफर हुए, तो मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको इधर से दिए गए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आपने दिया है, तो इसके आधार पर क्या होगा, इसके आधार पर हम जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मान लो इस H ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अगर दिए हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन दाता बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन दाता बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? इसको इलेक्ट्रॉन दाता कह देंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दान कर रहा है मेरा प्यारा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ग्राही कहेंगे, ग्राही कहेंगे क्योंकि इसने लिए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें, इसीलिए आप हमेशा क्या देखते हैं, H के पास ऊपर प्लस होता है क्योंकि ये देने वाले में से है, और Cl के पास हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक देता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरीके से ये HCl का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या ये HCl एक उपसय संयोजन यौगिक है? जी नहीं, ये HCl एक उपसय संयोजन यौगिक नहीं है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अब समझिएगा उपसय संयोजन यौगिक को, ये बात समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन दाता वाली। तो फिर यहां पे देखो, या इससे अगली स्लाइड में ये परिभाषा, ये जो परिभाषा मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये परिभाषा आप लोग एज इट इज बोर्ड एग्जाम में यूज करेंगे। इसको एज इट इज बोर्ड एग्जाम में यूज करेंगे आप। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उपसय संयोजन यौगिक किसे कहते, आप इसको एज इट इज ऐसा क्या ऐसा ही लिख देना, पक्का आपके फुल मार्क्स मिलेंगे जितने भी उसमें होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात है?
ठीक है, और ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये अगर आपको होगी यार मैं सर लिखूंगा तो नहीं ये सब कुछ चीजें, अगर आपको लग रहा हो तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी हरी सरनम टेलीग्राम पर, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलो अब ये देखो, ये एक उदाहरण यहाँ पर भी मैंने, हालांकि पिछले वाले में भी ये उदाहरण एक लिख के रखा था। ये देखो एक उदाहरण यहाँ पर भी आपको दिया गया, उदाहरण के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, यहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसको समझो जरा। अब दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि ये प्रॉपरली दिखे। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो सबसे पहला जो आपको ब्रैकेट जब भी दिखेगा, बड़ा ब्रैकेट, ये वाला आपका बोला जाएगा संकुल, संकुल क्षेत्र। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? संकुल क्षेत्र। क्या समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर कुछ खास नहीं समझ आया, संकुल क्षेत्र। लेकिन यहां पे जो लिखा है वो बोला जाएगा आपका केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। इसके साथ ही ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा? जुड़ा रहेगा। और ये रहा आपका लीगेंड महोदय, ये आपके रहे लीगेंड, क्या रहे? लीगेंड रहे नीचे की तरफ। फिर ये जो 6 लिखा है ये द्वितीयक संयोजकता लिखी है, उसकी द्वितीयक संयोजकता, इसको ही हम लोग कभी कभी उप सह संयोजन संख्या भी कह देते हैं। और जो ये Cl लिखा है, Cl आपका आयनन क्षेत्र है, और प्राथमिक संयोजकता है 3, क्योंकि ये Cl के साथ यहां पे इंक्लूड करी गई। अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी क्या हुआ, फिर से वीडियो चली गई है, मैं इसको साइड कर दे रहा हूं, वीडियो का आइकन। अब बहुत ध्यान से समझो इसको, मैंने वीडियो वाला सब कुछ हटा दिया है, अब मैं नहीं दिखूंगा, केवल और केवल बोर्ड दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? अब मैं नहीं दिख रहा हूं, आपको केवल और केवल बोर्ड दिखेगा। तो समझो अब ये क्लास थोड़ी सी और लंबी मैं कर लूंगा, क्योंकि बैठा रहता हूं थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान समझो इसको, अभी समझ में नहीं आ रहा था, अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है ना आपकी, केंद्रीय धातु, वो थोड़ा सा इंटरनेट इशू था तो इसलिए वीडियो रुक गई थी। चलो कोई नहीं, ऐसे देखो अब इसको, अब इसको ऐसे देखो यार, तुम कैसे देखोगे? यहाँ देखो, ये आपको जो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिखाया है, ये कभी कभी आपको थोड़ा सा और अलग भी दिख सकता है, कभी कभी ये आपको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे जैसे मैं कहूँ, कभी कभी आपको हो सकता है भाई यार मेरे कि आगे ही कुछ लिखा मिल जाए, जैसे मैंने लिख दिया Fe, Fe सबसे आगे लिख गया, फिर आपको अंदर मिला जाके CO, अंदर मिला CO, फिर ब्रैकेट में मिल गया, हो सकता है OH मिल जाए, OH मिल जाए, OH के आगे यहाँ पे होल थ्राइज लगा हो, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो, ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है। तो ये जो शुरुआत वाला है, फिर ये बोला जाएगा आयनन क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? आयनन क्षेत्र। ये ब्रैकेट अभी भी क्या बोला जाएगा? संकुल ही बोला जाएगा, संकुल, संकुल। और लिगेंड क्या होगा? लिगेंड हमेशा ये कोष्टक में जो भी लिखा होगा इसको ही हम लोग लिगेंड कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देता है मेरे भाई। ठीक है, ये द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता। और ये केंद्रीय धातु परमाणु है, CO, केंद्रीय धातु परमाणु। ये कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आपको दिख सकता है। इसको हमेशा रट के रखिएगा, इसको हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा काम करने वाला है IUPAC नाम में। जब आप लोग IUPAC नाम समझेंगे तब आपका ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे लिगेंड की परिभाषा आगे आती है, चलो देखो जरा लिगेंड क्या होता है। ठीक है, देखो जरा लिगेंड क्या होता है। कोई भी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं, एक सेकंड। हाँ, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु में को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहा जाता है। कोई भी परमाणु हो, चाहे वो, इसको अंडरलाइन करिएगा, चाहे वो परमाणु हो या फिर वो आयन हो, बस उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की
कैपेसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो फिर भैया उसको हम कहेंगे कि ये तो लिगेंड है, तो लिगेंड है। तो कोई भी परमाणु आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु या को इलेक्ट्रॉन देने की सामर्थ्यता होती है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। टाइप इसके, प्रकार इसके क्या होते हैं? तो आवेश के आधार पर यह धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन 3 तरीके के लिगेंड मिलेंगे। कुछ पर धनावेश होगा, धनात्मक होंगे, कुछ लिगेंड ऋणात्मक होंगे तो ऋणावेश होगा, कुछ लिगेंड उदासीन होंगे, ना इन पर धनात्मक आवेश होगा ना ऋणात्मक आवेश होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पे उदाहरण देखो, यहाँ पे FeCN6 की पावर -3 या -3 माइनस, तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका केंद्रीय परमाणु। इसको मैंने पहले ही सिखा दिया है आपको, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया है ना। क्या समझाया? ये जो ब्रैकेट लगा है ये संकुल कहलाएगा, संकुल कहलाएगा। ये होगी केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु। ये होगा आपका CN लिगेंड, CN लिगेंड। ये संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता है, सेकंड संयोजकता। ये मैंने शुरुआत में इसको क्या कर दिया है? समझा दिया है। तो क्या ये समझ में आई बात? यहाँ पर जो CN है वो क्या है? आपका लिगेंड है। लिगेंड यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने बता दिए, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुए हैं। लिगेंड की परिभाषा इतनी ही नहीं है, ये रहे लिगेंड के कुछ और प्रकार। अब इनके इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता के आधार पर भी लिगेंड होते। यार कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके आधार पर भी इनके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। इसको भी जरा समझो। इसमें बहुत इजी है। एक दंती लिगेंड क्या होते हैं? पहला ही क्वेश्चन उसने रखा है कि भैया यार बताओ मुझे एक दंती लिगेंड क्या है। तो इसको यार यहां से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या बॉक्स में कवर कर रहा हूं, देखिएगा। पहला है टाइप फर्स्ट। क्या है पहला? पहला है एक दंती लिगेंड। तो यार ऐसे लिगेंड, इनकी परिभाषा अगर कोई पूछ दे, और एक बात, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, या एक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। उदाहरण के लिए आप लिख दीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, मतलब जितने भी क्या है क्लोराइड है, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, याद नहीं आ रहा अभी, फिर बताऊंगा। याद नहीं आ रहा अभी, नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। OH माइनस, CN माइनस, ठीक है, ये वाली सारी चीजें आपकी क्या है? एक दंती लिगेंड है। इतना अगर आप लिख देंगे 2 नंबर पक्के हो जाए। इतना अगर आप लिख देंगे 2 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, कोई नहीं रोक रहा। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या है भैया? दूसरा है द्विदंती। कठिन नहीं है ना, बिल्कुल वैसा ही करोगे। क्या करोगे मेरे भाई? इसमें द्विदंती है, 2 दांत है इसके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु युग्म दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, 2 दाता परमाणु है इसके पास। इसमें क्या है? एथिलीन डाईएमीन इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा? EN एथिलीन डाईएमीन का उदाहरण लिख देना। फिर ये बहुदंती, जो 2 से अधिक 2 से अधिक दाता परमाणु जिसके पास होंगे, या जो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखेगा, वो बहुदंती कहलाएगा। इसमें PO4 की पावर -3, पावर का मतलब PO4 और -3 इस पे आवेश है, और EDTA इस पर भी -3 का आवेश है। तो ये दोनों आपके बहुदंती लिगेंड के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। उभयदंती लिगेंड क्या है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उभयदंती लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है, उभयदंती लिगेंड वे लिगेंड है
जो क्या कर सकते हैं, कभी हो सकता है दो प्लस, ये बहुदंती लिगेंड के अंदर आएंगे, कभी हो सकता है दो दे दे, दो इलेक्ट्रॉन दे दे, दो इलेक्ट्रॉन दे दे, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दे, और कभी कभी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही दे दे, एक दंती लिगेंड बन जाए। उभय गुण दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उभय गुण दिखाएंगे। कीलेट, कीलेट क्या होता है भैया? कीलेट यार बहुदंती लिगेंड का एक क्या है? संरचना है। बहुदंती लिगेंड की एक संरचना है, बहुदंती लिगेंड की एक संरचना है, इस तरीके से बनाएंगे ये। बहुदंती लिगेंड की एक संरचना है ये, ठीक है। जो बहुदंती लिगेंड की संरचना है इसको ही कीलेट कहते हैं। और जो जो अब इसको इसमें क्वेश्चन पूछ दे कीलेट लिगेंड क्या है, तो जो लिगेंड कीलेट संरचना बनाते हैं, ऐसे लिखना, जो बहुदंती लिगेंड जो बहुदंती लिगेंड कीलेट संरचना बनाते हैं, कीलेट संरचना बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कीलेट लिगेंड कहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ और प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दंती, द्विदंती, बहुदंती और उभयदंती। कीलेट कभी कभार हो सकता है पूछ ले, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसका जो मैंने पहले टाइप बताया था, यहाँ पे बताया था ना, ये देखो कि ये ऋणात्मक हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, बताया था। तो इसको भी जरा देख लो, इसको भी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देते हैं। क्लियर है क्या? इसको भी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देते हैं अभी, क्योंकि आज पूरा मतलब पढ़ा ही देते हैं, करवा ही देते हैं कुछ अच्छे से, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ध्यान से समझो अब। ये देखो, इसमें ऋणात्मक लिगेंड सबसे पहले यहाँ पे मैंने कराए हैं। ऋणात्मक जो लिगेंड होंगे उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन, इसको नाम तो क्लोरीन होगा, लेकिन इसका जब हम लोग IUPAC नाम बनाएंगे, IUPAC, तब इसको हम लोग क्लोरीन को क्लोरीन ना लिखकर क्लोराइडो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमीन ना लिख के ब्रोमाइडो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडाइडो, फ्लोरीन को फ्लोराइडो, साइनो को तो साइनो या साइनाइडो, साइनो लिखना, साइनाइडो से सरल रहेगा, आइसो साइनाइडो, फिर ऑक्सलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो। ये सब मैं बताऊंगा कि कब लिखना है, कैसे लिखना है, जब IUPAC कराऊंगा। लेकिन ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, इसलिए क्योंकि ये आपके काम आएगी एग्जाम में बहुत अच्छे से। तो ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा, ठीक है। अब इन पर क्या है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ दिख रही, जैसे क्लोरीन की है सर 1 होगी, कैसी? ऋणात्मक 1 होगी, -1। इधर देखो ब्रोमीन की -1, आयोडीन की -1, फ्लोरीन की -1, CN की -1, इसकी -1, इसकी -2, इसकी -2, इसकी -2। तो इनकी आप लोग यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका काम आएगा ऑक्सीकरण संख्या के, जब हम लोग उदाहरण लगाएंगे तब इसका काम आएगा। तो ये एक थोड़ी सी लिख लीजिएगा अपना, या इसको नोट करना से अच्छा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी ये। क्लियर है? इसमें क्या हो गया, ऋणात्मक लिगेंड कवर हो गए। इसके बाद देखो जरा, इसमें कुछ और बचे थे, हाँ ये इसमें कुछ और बचे थे, सारे कवर नहीं हुए थे। हाइड्रोक्साइडो ये रहा, नाइट्राइटो ये रहा, नाइट्रेटो ये रहा, और फिर ये थायोसाइनाइटो ये रहा। ये कुछ और ऋणात्मक लिगेंड थे। अब ये उदासीन लिगेंड है, इनके पास कोई आवेश नहीं है, इनकी हमेशा क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। एमीन हो गया, एका हो गया, इनका नाम ऐसे लिखेंगे। कार्बोनिल हो गया, प्रीडीन हो गया, मेथिल एमीन हो गया, ये थोड़े से याद रखिएगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद सीधा हम ऑक्सीकरण संख्या पर, इसमें धनात्मक कुछ और है, ये मैंने धनात्मक वाले यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे के हो गया, ये धनात्मक में मैंने शामिल कर दिए हैं, तो थोड़ा इनको देखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्या समझ में आई ये बात? चलो, ये ऑक्सीकरण संख्या है, इसको मैं बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से लाइव क्लास हो नहीं पाई आपकी,
इसीलिए ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, कल आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और फिर से इंटरनेट गड़बड़ किया तो फिर मैंने यहाँ पे केवल बोर्ड को कवर किया है और वो अपना कैमरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना कल सिखाऊंगा आपको। तो ये टेबल आपको पहले याद करके रख लेनी है, फिर आपकी ऑक्सीकरण संख्या अच्छी हो जाएगी। तो फिर से हमने देख लो यहाँ पे, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। पहले हमने देखा उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, ये देखो इधर वाली में देखो, इस स्लाइड में क्या क्या कवर हो गया, परिभाषा कवर हो गई ना, ये वाला पोर्शन कवर है। लिगेंड क्या होता है, समन्वय समूह क्या होता है, ये भी हो गया। समन्वय समूह का मतलब ऐसा होता है, जैसे देखो समन्वय समूह का मतलब है ऐसा समूह जो जुड़ रहा है। समन्वय का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऐड होना, ऐड होना, ठीक है। तो वही समन्वय समूह रहेगा। फिर अब ये उससे संयोजन संख्या बचा है, सूत्रकरण नामकरण, ये हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हाँ, अभी जुकाम वगैरह भी है तो उतनी अच्छे से क्लास हम लोग कर नहीं पा रहे हैं और इंटरनेट आज काफी परेशान किया है, ठीक है। तो हम लोग कवर करेंगे इसको सबको बहुत अच्छे से, पूरा चैप्टर कवर कराएंगे आपका बहुत अच्छे से। और ये बात भी मतलब समझ लीजिएगा, ना केवल पूरा चैप्टर कवर कराएंगे, ये मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, अच्छा हाँ, ना केवल पूरा चैप्टर आपका कवर कराएंगे, साथ ही साथ आप ये भी समझो साथ ही साथ ये भी समझो, ये बोर्ड बूस्टर नहीं है, बोर्ड बूस्टर बैच में ये नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास 12th बैच है। इसमें साथ साथ ये भी समझो मेरी बात कि मैं पूरा सिलेबस कवर कराने के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो बोर्ड बूस्टर है उसमें भी मैं दिखूंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर, क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर मैं वहां पर भी आपको दिखूंगा। बोर्ड बूस्टर फ्री है, बोर्ड बूस्टर करके जो बैच है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है। कहाँ पर है सर, यूट्यूब पर। आप यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, वहाँ पे ऐसा हरी सरनम लर्निंग हब का लोगो दिख रहा होगा, उसके साइड ऐसा लिखा है हरी सरनम लर्निंग हब। तो हरी सरनम लर्निंग हब को आप ओपन करके देखिएगा, हरी सरनम लर्निंग हब को खोलिएगा चैनल को, वहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो प्लेलिस्ट शॉर्ट वीडियो ऐसे करके मिलता है, वहीं पे आपको कोर्स करके एक ऐसा मिलेगा आइकन, तो वहाँ पे आप कोर्स में देखिएगा तो बोर्ड बूस्टर आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो वो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो बोर्ड बूस्टर में मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री लेके देखूंगा, उसमें बूस्ट करवाने के लिए भी मैं रहूंगा अवेलेबल, ठीक है। और मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कवर करा दिए हैं, क्या और उधर भी पार्ट 2 में भी 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसके साथ एथिल एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, ये वाला 2 चैप्टर उधर बचे हैं। इस चैप्टर के बाद आपके 2 चैप्टर ही केवल बचेंगे जो मुझे कवर कराने हैं, बहुत जल्दी ही वो भी कवर हो जाएंगे और आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे हम। वादे के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है भैया। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। दिख तो रही नहीं रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से सभी को जय श्री हरि। चलो भाई मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।